नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, इंडिया के साइंटिफिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो भी देश तरक्की करते हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का पास्ट भी देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी आगे था। आज भी जो देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे हैं वही पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। फिर चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो या फिर इसराइल हो, फर्क नहीं पड़ता देश कितना छोटा है, लेकिन अगर वो साइंस में आगे है तो वो पूरी दुनिया में आगे है और लीडरशिप प्रोवाइड करता है। इसी पूरे प्रोसेस में इंडिया भी जो है साइंस एंड डेवलपमेंट के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इंडिया भी इसके अंदर एक अच्छा प्लेयर है। और अब इंडिया इसके अंदर लीडर बनने अगर सोचता है, इंडिया के एम्बिशन लीडर बनने के हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसको बढ़ावा देना होगा। रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन लगातार नई नई चीज़ें खोजने के लिए। तो इंडिया एक वैसे ही ऑलरेडी ठीक ठाक अच्छा प्लेयर है इस फील्ड के अंदर, और अब इंडिया को अगर और एक्सेल करना है तो यहां पर कुछ चीजें हैं उनका ध्यान देना है। और इसीलिए सरकार ने यहां पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की है। और विश्व गुरु बनने का फॉर्मूला भी यही है भाई, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट आप करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, नई नई चीजों को इनोवेट करेंगे, नए नए आविष्कार करेंगे, तो वही चीज आपको विश्व गुरु बना सकती है आगे चलकर। ठीक है, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए अप्रूवल मिल गया है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया जाएगा, और इसको मंजूरी मिल गई है पार्लियामेंट में बिल लाने के लिए इस चीज की, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसके तहत एस्टैब्लिश किया जाएगा। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, तो यहाँ पर हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आप देखेंगे सवाल पूछा गया है मेंस जीएस पेपर 3 2014 के अंदर। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि भाई जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर रिसर्च जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्लाइन होती जा रही हैं, उनमें गिरावट आ रही है, और बाकी जो कोर्सेज हैं बच्चे उन कोर्सेज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एमबीए में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, रिसर्च के अंदर बच्चे नहीं जा रहे हैं। इस चीज को क्रिटिकली एनालाइज करिए। डायरेक्ट इंडिया के R&D सेक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आज के टॉपिक से 100% जुड़ा हुआ है। साथ ही में यहां पर आपको एक स्कीम के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा 2017 के प्रीलिम्स में, जो कि उन्नत भारत स्कीम की बात करता है। इसके अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन कुछ लोकल कम्युनिटीज में, जैसे कुछ गांव है, उनको अडॉप्ट करेगा और वहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेगा, साइंटिफिक कुछ डेवलपमेंट करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। इसी के तहत यहां पर आपको इसका सही जवाब दिखेगा बी। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं भाई कि पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई जा रही है, बिल लाया जाएगा और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा। यानी कि एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ये कदम है सरकार के द्वारा हमारे हायर एजुकेशन में और इनोवेशन के सेक्टर के अंदर। तो सरकार की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिसी ओरिएंटेड है, इसलिए जीएस पेपर 2 के अंदर ये डायरेक्टली कवर होगा। अलग अलग सेक्टर्स के लिए सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, तो ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। पेपर 3 क्योंकि हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पेपर 3 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड ये है। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि भाई ये जो युविका स्कीम है, युवा विज्ञान कार्यक्रम, युविका जो स्कीम है, ये प्रोग्राम है, ये कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है? इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में आपको दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब जैसा कि ये जो बिल है पार्लियामेंट में मंजूरी मिल गई है, इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाए। अब ये पेश किया जाएगा, ये बिल है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, कानून बनेगा, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आखिर है क्या? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका प्रोविजन था कि इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक बॉडी जो होगी अपेक्स लेवल पर सबसे बड़ी संस्था होगी, जो इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ग्रो करने में, डेवलप करने में और पूरे जो हायर एजुकेशन सेक्टर में रिसर्चेस होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में, फंड जमा करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इंडिया के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की बात कही गई थी। और इसमें लगभग 50,000 करोड़ का फंड इसमें होगा टोटल, जिसके अंदर यहाँ पर 14,000 करोड़ सरकार देगी और बाकी का जो 36,000 करोड़ है उसको प्राइवेट सेक्टर से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उठाएगा, यानी कि फंडिंग जो है प्राइवेट सेक्टर से भी लेगा। तो कुल मिला के आपको बात याद रखनी है कि फुल्ली फंडेड नहीं है सरकार के द्वारा, इस चीज को याद रखेंगे। पेपर में क्लॉज बना के, क्वेश्चन बना के प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो यहां पर सरकार जो है 50,000 करोड़ में से 14,000 करोड़ का ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये इंस्टीट्यूशन काम करेगा। ठीक है, और इस इंस्टीट्यूशन को चलाएगा एक गवर्निंग बोर्ड। एक गवर्निंग बोर्ड इस इंस्टीट्यूशन को चलाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं
प्राइम मिनिस्टर इसके डायरेक्टली एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे। ये जो गवर्निंग बोर्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को चलाएगा, इस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको वाइस प्रेसिडेंट कौन मिलेंगे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन का काम करते हैं, प्रेसिडेंट का काम करते हैं किसी भी संस्थान में, तो वो हमारे एग्जाम से 100% रिलेटेड हो जाता है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी, इंस्टीट्यूशंस को जहां पर भी प्रेसिडेंट एक चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट की भूमिका, जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन की भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो 100% इंपॉर्टेंट बॉडी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए इसकी डिटेल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही में यहां पर ये क्या करेगा, पुरानी जो बॉडी थी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, सर्व जो है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही काम करता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, अब इसको रिपील करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सिर्फ साइंस के क्षेत्र में ही रिसर्च को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि ह्यूमैनिटीज, कल्चर और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर भी रिसर्च को बढ़ावा देगा। तो ये एक तरह से अम्ब्रेला बॉडी है, पूरी बड़ी बॉडी है जिसके अंदर हर फील्ड के अंदर रिसर्च चलेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर इनोवेशन जो होती है एक देश के अंदर और देश के इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी में जब कंट्रीब्यूट करती है, कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च होती है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है देश के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज दोनों ही क्षेत्र में बात करेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर बात करें यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर कि भाई इंडिया के अंदर टोटल 40,000 इंस्टीट्यूशन है, जिसमें से एक्टिव रिसर्च जो होती है सिर्फ और सिर्फ 1% इंस्टीट्यूशंस में होती है। 1%, आप सोच सकते हैं 40,000 इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन के, 1% में रिसर्च होती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए ये क्या करेगा, फंडिंग प्रमोट करेगा और रिसर्च को बढ़ावा देगा, ठीक है। और यहां पर साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के बाद अब बात करते हैं इंडिया के अंदर भाई जरूरत क्यों है। इंडिया के अंदर जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया के कुछ आंकड़े देखें हम रिसर्च से जुड़े हुए, तो हमें एक चीज समझ आएगी कि इंडिया का जो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा होता है जीडीपी के प्रोपोर्शन में, यानी कि जीडीपी के रेफरेंस में हम कितना खर्चा करते हैं, ये एक देश का मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। हम ये पता लगाते हैं कि एक देश कितना अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देता है, बढ़ावा देता है। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया जो है अपनी जीडीपी का 2012 के करीब 0.76% खर्चा करता था अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि 2021 आते आते 0.64 हो गया। यानी कि जीडीपी का परसेंटेज देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो इंडिया का खर्चा है वो उसमें गिरावट आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो खर्चा किया है वो कम हो गया, जी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यहां पर इंडिया की जीडीपी भी कम थी, अब इंडिया की जीडीपी भी काफी बढ़ चुकी है। तो इंडिया की बढ़ी हुई जीडीपी का 0.64%, यानी कि खर्चा हमने एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ाया है, लेकिन जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो कम हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर होता है कि कितना कोई देश अपने देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है, ठीक है। यहां पे अगर देखें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो टॉप 10 देश हैं वो कौन कौन है, तो सबसे पहले आपको इजराइल दिखेगा, 5% अपनी जीडीपी का लगभग खर्च करता है। अब यहां पर एक बात यह भी है कि भाई जीडीपी जो है इजराइल की वो इंडिया से काफी ज्यादा छोटी है, तो उसका 5%, ठीक है, उसका 5% उस देश के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो उसकी जीडीपी का 5% काफी कम आएगा इंडिया के खर्चे से। लेकिन अगर बात करें यूएस की, तो आपको यूएस यहां पर दिखेगा, यूएस अपनी जीडीपी का 3% से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। और यूएस की जो जीडीपी है आप जानते हैं लगभग $26 ट्रिलियन की जीडीपी है, और इंडिया की लगभग 3.7 ट्रिलियन की है। तो इंडिया अपनी 3.7 ट्रिलियन का 0.64% करता है, और यूएस अपनी जीडीपी का 3.42% करता है, और यूएस की जीडीपी 26 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। तो आप जानते हैं यहां पर, और चाइना जो है लगभग 2.55% खर्च करता है अपनी जीडीपी का, और चाइना की जीडीपी लगभग $17 ट्रिलियन की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं चाइना भी जो है इंडिया से काफी ज्यादा खर्चा करता है, यूएस भी जो है इंडिया से काफी ज्यादा खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इंडिया की जीडीपी जो है इनसे कम है और एज ए परसेंटेज भी कम है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पहली बात तो खर्चा बढ़ाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फंडिंग बढ़ाएं,
ताकि भाई इक्विपमेंट्स खरीदने हो लैब में, सारी चीजें जो है, रिसर्च के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी देश आप देख सकते हैं फंडिंग, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं, और यूएस और चाइना का एग्जांपल हमारे आगे है, दोनों ही देश हमसे बहुत ज्यादा करते हैं, और इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में इसमें नहीं आता है अगर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात की जाए। ठीक है, अब यहां पे एज ए नंबर ऑफ पीएचडीज की बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हैं 59% पीएचडी ऐसे हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाते हैं। ठीक है, यानी कि साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर जो लोग पीएचडी करते हैं वो इंडिया में 59% है। यूएस के अंदर वहीं पर देखें, यूएस के अंदर लगभग 56% है, और यहीं पे चाइना को देखें तो 71% चाइना में लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड और इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी करते हैं। ठीक है, तो इंडिया को भी जरूरत है कि अपना जो आंकड़ा है, हालांकि यूएस से थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी इसको बढ़ाए, क्योंकि क्वालिटी के भी क्वेश्चन है कि भाई जो पीएचडी होल्डर साइंस से निकलते हैं क्वालिटी क्या है उसकी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इस आंकड़े को बढ़ाए, ये भी जरूरी है। साथ ही में अगर बात करें वुमेन एंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि भाई देश का जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैसे इवनली पार्टिसिपेट कर रहा है रिसर्च में या नहीं, और अगर वुमेन रिसर्च के अंदर आएंगी, किसी भी क्षेत्र में आएंगी, तो जाहिर सी बात है इंडिया का एक ऐसा तबका जो कि 49% लगभग पूरी आबादी का है, वो रिसर्च में आपको कितना दिखेगा, लगभग 3 लाख आपको स्टाफ दिखेगा इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च का। साइंटिफिक रिसर्च के 3 लाख जो लोग हैं उनमें से लगभग 67,000 के आसपास ही आपको वुमेन दिखेंगी, यानी कि अभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंस के क्षेत्र के अंदर। और अगर पेटेंट्स की फाइलिंग की बात करें, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट दोस्तों एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन होती है। जो भी कोई व्यक्ति कोई इनोवेशन करता है, कोई नई खोज करता है, तो वो उस खोज पर कि भाई हाँ भाई इस व्यक्ति का ही अधिकार है, इसकी रिसर्च और इस व्यक्ति की जो इनोवेशन है उसको चोरी करके कोई अपने नाम से मार्केट में नहीं बेचेगा, ये होती है जो प्रोटेक्शन, इसको पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंट फाइलिंग की अगर बात करें, पेटेंट से क्या पता चलता है कि किसी देश में कितनी इनोवेशन हो रही है। भाई जितने पेटेंट फाइल हो रहे हैं इसका मतलब नई खोज हो रही है, इनोवेशन हो रही है। तो चाइना की बात करें तो चाइना लगभग 15 लाख पेटेंट फाइल करे चाइना ने 2021 के अंदर, 15 लाख पेटेंट चाइना ने फाइल करे, तो आप सोच सकते हैं चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल पर चल रही है। ठीक है, उसके अलावा यूएस की बात करें, यूएस का भी अच्छा खासा नंबर है, 5 लाख से ज्यादा, लगभग 5,91,000, लगभग 6 लाख के आसपास यूएस के अंदर पेटेंट फाइल हुए। यहां पर इंडिया क्या कहां है? इंडिया में आपको दिखेगा कि लगभग 60,000 61,000 के आसपास यहां पर इंडिया में पेटेंट्स फाइल हुए। ठीक है, तो इंडिया भी अगर आप देखेंगे तो लगभग यहां पर छठी सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करने वाली छठी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया। लेकिन यहां पर एक समस्या यह है कि लगभग 70% जो पेटेंट फाइल होते हैं इंडिया में, जितने भी पेटेंट फाइल होते हैं इंडिया में, उसमें से लगभग 70% तो एनआरआई इंडियंस के होते हैं। एनआरआई जो इंडियंस होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, वो लोग इंडिया के अंदर ये पेटेंट्स फाइल करते हैं। ठीक है, तो हमें जरूरत है कि हम पूरी तरह से इंडिया ओन पेटेंट्स हो, पूरे तरीके से इंडिया में ही रिसर्च हो सब कुछ, और उस हिसाब से पेटेंट यहां पे इंडिया में फाइल हो। और अगर आप पब्लिकेशन के मामले में देखेंगे कि रिसर्च पेपर कितने पब्लिश होते हैं इंडिया में, ये सारे आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर ये सब चीजें मेंशन करनी होंगी, तब जाके आपके आंसर में वजन होगा। अब यहां पर पब्लिकेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा कि कोई देश कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, तो अगर यहां पर बात करें तो इंडिया तीसरा सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाला देश है। सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर करने वालों में से तीसरे नंबर का देश इंडिया है, जो कि आप देखेंगे 2020 में टोटल रिसर्च पेपर जितने पब्लिश हुए थे उसके 5% इंडिया ने करे थे, 22% चाइना ने, और 15% यूएस ने, 22% आपको यहां पर देखने को मिलेगा भाई पूरे यहां पर चाइना ने करे, और फिर यूएस ने कितने करे 15%, और इंडिया ने करे 5%। ठीक है, तो 5% इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, तीसरे नंबर का है। लेकिन अब यहां पर एक दिमाग में पैराडॉक्स आना चाहिए, एक विरोधाभास आना चाहिए कि भाई इंडिया तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है जो कि इतने बड़ी संख्या में रिसर्च पेपर को पब्लिश कर रहा है, पेपर पब्लिश कर रहा है, फिर भी इनोवेशन जो है इंडिया में, इनोवेशन की अगर बात करें तो पेटेंट फाइलिंग में अगर बात करें तो पेटेंट इंडिया में एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखेंगे तो बहुत कम पेटेंट फाइल हो रहे हैं। यानी कि रिसर्च पेपर तो बहुत पब्लिश हो रहे हैं लेकिन पेटेंट इंडिया में बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, पेटेंट बहुत कम फाइल हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है आप देख सकते हैं, ये आपको चीज दिखाएगी। हालांकि जो इनोवेशन इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया ने काफी इंप्रूवमेंट करी, आप देख सकते हैं 2015 में 81वें नंबर पर आता था और अब इंडिया 2022 में 40वीं रैंक पर आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। लेकिन फिर भी अभी हम 40वें नंबर पे हैं इनोवेशन के मामले में,
और जबकि रिसर्च पेपर पब्लिश करने के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं, ठीक है। उसके बाद पेटेंट फाइल करने में हम छठे नंबर पर हैं। तो यहां पर हम इतनी पीछे रैंक में क्यों आते हैं? तो यहां पर बात आती है कि भाई जो हमारी रिसर्च की क्वालिटी है उस पर सवाल उठते हैं कि जो आप एक्चुअल में जो पेटेंट फाइल करते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, आप जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं उनमें इनोवेशन कितनी है, सही में कुछ नयापन है या फिर किसी चीज को मॉडिफाई करके पेश किया गया है। तो यहां पर क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि यह विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, इतने ज्यादा मात्रा में पेपर पब्लिश और फिर भी इतनी हमारी पीछे रैंक आती है। यानी कि रिसर्च में क्वालिटी इंप्रूव करने की भी जरूरत है। और इसका भी आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा, रिसर्च पेपर एब्सोल्यूट नंबर में तो इंडिया बहुत फाइल करता है, ठीक है, रिसर्च पेपर बहुत सारे पब्लिश होते हैं, लेकिन अगर पर मिलियन यानी कि ये देखा जाए कि पर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा पर मिलियन हर 10 लाख पे सिर्फ 262 पेपर ही पब्लिश होते हैं, जबकि इजराइल के अंदर हर 10 लाख पे 8000 पेपर पब्लिश होते हैं। और अगर यूएस की बात करें तो 4000, ठीक है, चाइना की बात करें तो 1585, और इंडिया का ये आंकड़ा बहुत कम है। यानी कि अभी इंडिया में लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंस की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी काम करने के लिए लोगों को अभी जाने की जरूरत है। यानी कि बहुत स्कोप है अभी इंडिया के अंदर कि लोगों को साइंस की तरफ, रिसर्च की तरफ लेकर जाया जाए, तभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है कि हर 10 लाख में से कितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं एक्चुअल में एब्सोल्यूट टर्म में तो बहुत है, लेकिन पॉपुलेशन की टर्म में देखें तो बहुत ज्यादा स्कोप है इंडिया में साइंटिफिक फील्ड के अंदर डेवलपमेंट करने का। ये कुछ स्कीम्स हैं, ये आप पढ़ेंगे, इनको सर्च करिए अपने हिसाब से और इनको पढ़िए, ठीक है। ये सारी स्कीम्स जो हैं ये इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। जैसे इंस्पायर स्कीम हो गई, किरण स्कीम हो गई, सर पावर विज्ञान ज्योति, इन सब को आप नोट कर सकते हैं, पेपर में वे फॉरवर्ड में यहां वहां आप लिख सकते हैं। तो जरूरी है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम्स जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के इंडिया चला रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 6 बजे, जिसके अंदर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में ये है फ्री लाइव क्लास जिसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। साथ ही में एनसीईआरटी के 9th से 12th तक हिस्ट्री एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जो प्लस कोर्स है। और अगर अनअकैडमी का कोई भी कोर्स खरीदना हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, SMK लाइव, ठीक है। तो SMK लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अनअकैडमी में आपको देखने को मिलेगा 12, 18, 24 महीने के आपको कोर्सेज यहां पर देखने को मिलते हैं विद एक्सटेंडेड मंथ्स और प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी आपको मिलती है। आरंभ बैच 2024 का चल रहा है, लक्ष्य प्रतिज्ञा बैच यहां पर चल रहा है। साथ ही में आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल भी यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट है जो कि 9 जुलाई को आपको देखने को मिलता है, यहां पर पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था, जो युविका स्कीम है, ये कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च की गई है, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको चलाता है, तो इसका सही जवाब है इसरो, ठीक है। यंग स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए, स्पेस साइंस में उनकी रिसर्च को, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए इसरो यहां पर इस स्कीम को चलाता है। और जाते जाते इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है विद्यांजलि योजना। तो आज की क्लास में बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारी स्कीम्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया गया है क्वेश्चंस के माध्यम से। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम डेली हर क्लास में अटेम्प्ट करते हैं, तो वीडियो देखते देखते आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी तैयार होते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। साथ ही में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और मेल भी कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।